हेलो फ्रेंड्स। आज अपन लोग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर्म्स द फर्स्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री सेकेंड पेपर फॉर BSc पार्ट सेकेंड एंड आई एम डॉक्टर नीता प्रशांत। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पता करने से पहले या बात करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी इटसेल्फ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी वो साइंस है दैट डील्स विथ ट्रांजिशन that a molecule undergoes between its energy levels upon absorption of suitable radiations. Like हम कहते हैं कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के ऊपर कुछ एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से ट्रांजिशन हो जाता है। लाइक ट्रांजिशन किसी भी चीज का हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो, न्यूक्लियोनिक स्पिन ट्रांजिशन हो, कोई सा भी ट्रांजिशन हो, बट लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के ऊपर एनर्जी एब्सॉर्ब करके ट्रांजिशन हो जाता है। तो उस स्टडी को हम कहते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है अब। उसका कारण ये है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट जो भी कंपाउंड बनाता है उसका एनालिसिस करना चाहता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही प्रोमिनेंट साइंस है जिसे वो यूज करता है। क्योंकि पहले के टाइम में ये होता था कि हम कंपाउंड बनाते थे, फिर उसको प्योरीफाई करते थे, फिर उसके टेस्ट करते थे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वैरायटी ऑफ टेस्ट होते थे। पर अब कुछ नहीं करना है। अब हमें एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज करते हुए एक छोटा सा एक स्पेक्ट्रोस्कोप निकालना है, एक स्पेक्ट्रा निकालना है, और हमें उस कंपाउंड के बारे में पता चल जाता। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले लेट अस टॉक अबाउट कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है वो एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एक्चुअली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसा नाम बता रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों है, यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस जिनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों है और दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस जो है वो वेलोसिटी जो उनकी है वो लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये हमें पता है। तो हमने कहा कि हमने ये जो एनर्जी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो इन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जिनकी की एक्चुअली वेवलेंथ अलग अलग होती है या फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, उनको हम कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक ही फोटो के अंदर उतारना चाहें तो हम उस फोटो को या उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। हमें ये पता है, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, E = hν। तो hν या हम कहें E = hc/λ, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और E एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है। यानी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के अंदर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हम डिक्रीजिंग वेवलेंथ के अंदर हमने स्पेक्ट्रा को अरेंज किया है। और इस अरेंजमेंट के अंदर अगर हम देखें तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो कॉस्मिक रेज की है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कॉस्मिक रेज की, यानी एनर्जी जो होगी इनकी मैक्सिमम होगी। और वहीं जब हम यहाँ आते हैं एकदम नीचे, हम देखते हैं कि लोएस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो NMR के लिए है, तो या रेडियो वेव्स के लिए है। तो अगर हम कहें कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है
तो एनर्जी रिक्वायर्ड वुड बी लीस्ट, यानी लोएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी रेडियो वेव्स के लिए। अगर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के अंदर अगर हम इस एनर्जीज को अरेंज करें, इस तरीके से अरेंजमेंट करें, तो हम देखते हैं कॉस्मिक रेज सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली, फिर गामा रेज, एक्स रेज, देन कम्स यूवी एंड विजिबल। यूवी और विजिबल के बारे में हम बात करना चाहेंगे। और उसके बाद में है आईआर। इस आईआर या इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये नियर आईआर रीजन, ये फार आईआर रीजन, और ये वो आईआर रीजन जो हमारे कोर्स में है वाइब्रेशनल मोशन जो जहाँ होगा। फिर आया माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स के अंदर ये ईएसआर और एनएमआर। अगर हम इसी फॉर्मूला से देखें तो हम देख रहे हैं एनर्जी हाईएस्ट कॉस्मिक रेज की और लोएस्ट जो है वो एनएमआर की है। मजे की बात यह है कि यहाँ हमने कहा कि हमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो साइंस है जिसके अंदर की एनर्जी का एब्सॉर्प्शन होता है, और हम ये देखते हैं कि एनर्जी के एब्सॉर्प्शन से, डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी के एब्सॉर्प्शन से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट इफेक्ट होता है या डिफरेंट ट्रांजिशन होता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गामा रेज के लिए, तो गामा रेज के अंदर न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज होता है। एक्स रेज के अंदर बात करें तो एक्स रेज और यूवी विजिबल दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंज होता है, लेकिन एक्स रेज के अंदर इनर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंज होता है, यूवी और विजिबल के अंदर आउटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंज होता है। फिर आईआर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फर्क होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फर्क होता है। माइक्रोवेव के अंदर ओरिएंटेशन के अंदर फर्क होता है। रेडियो वेव्स के अंदर अगर ईएसआर देखें तो इलेक्ट्रॉन स्पिन के अंदर चेंज आता है, और एनएमआर के अंदर देखें तो न्यूक्लियर स्पिन के अंदर चेंज आता है। ये जो हमने कहा, अगर हम इनकी बात करें कि हम वेवलेंथ कैसे स्टडी कर रहे हैं इनकी, तो वेवलेंथ का जो यूनिट्स हैं आप देखिए, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज और गामा रेज की वेवलेंथ हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट के अंदर, जबकि विजिबल और यूवी रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम नैनोमीटर के अंदर स्टडी करते हैं, जबकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर या इंफ्रारेड रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन्हें हम वेव नंबर के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। वेव नंबर इज एक्चुअली इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, इसीलिए इसकी यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर्स, रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स होगी या रेसिप्रोकल मीटर्स होगी। और फिर आए माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, जो जिन्हें हम एक्चुअली वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में ही नहीं एक्सप्रेस करते, हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, और फ्रीक्वेंसी हम देते हैं साइकिल्स पर सेकेंड, या हम इसे लिखते हैं मेगा साइकिल्स पर सेकेंड, हर्ट्ज, उसके अंदर भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हमने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हम बात कर रहे हैं, ये हर एक पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, उनके इल्यूसिडेशन के अंदर काम में लेते हैं। से फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, इन रेडियो वेव्स के अंदर इनके अब्सॉर्प्शन से न्यूक्लियर स्पिन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में स्पिन ट्रांजिशन हो जाता है, और हम इस ट्रांजिशन से स्टडी करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का केमिकल स्ट्रक्चर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसका कॉन्फर्मेशन हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। फिर आए माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन ट्रांजिशन होता है, और इससे हम फ्री रेडिकल का एस्टिमेशन कर सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स लगे हुए हैं उनके बीच की बॉन्ड लेंथ मेजर करनी है, तो हम माइक्रोवेव रेडिएशंस इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड रेडिएशंस, इनकी वजह से जो
जो चेंज आता है वो है वाइब्रेशनल और रोटेशनल एक्साइटेशन। और यहाँ हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक ग्रुप है, वो हम पता कर सकते हैं। फिर आइए यूवी और विजिबल रीजन। यूवी और विजिबल रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, या इस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है तब जब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है। और इस यूवी और विजिबल की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन है या कॉन्जुगेशन है या उसके अंदर कोई एरोमेटिक सिस्टम है। यानी हम देख रहे हैं कि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर के, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर, एटम्स का स्ट्रक्चर हो, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो। इसी तरीके से एक्सरेज का इस्तेमाल, इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं तब एक्सरेज यूज होते हैं, और हम इसको यूज करते हुए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है उसे पता कर सकते हैं। और बाकी हमें पता है कि एक्सरेज जो है रेडियो डायग्नोसिस के अंदर बहुत यूज होते हैं। हम सोनोग्राफी कराते हैं, एक्सरेज कराते हैं, तो वो इसके यूजेस हैं, एक्सरेज जहां हम यूज करते हैं। फिर गामा रेज मोज़बर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजल्ट करता है, और ये हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, जैसे एटॉमिक नंबर हुआ, वो स्टडी करना है तो हमें गामा रेज की जरूरत पड़ेगी। और फाइनली कॉस्मिक रेज, जो कि क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है इसलिए आयनाइजेशन हो जाता है, तो हम यहाँ आयनाइजेशन, गैसेस का आयनाइजेशन की स्टडी करते हैं। तो हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हमने इस तरीके से डिफरेंट रीजन्स को एनर्जी के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एनर्जी के रिस्पेक्ट में, या वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, या फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हमने उसे इस तरीके से अरेंज कर दिया है। और हम हर एक रीजन का देखते हैं कि वो कोई ना कोई हमें हेल्प कर रहा है स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन के लिए, नहीं। तो ये तो हुई बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। अब बात करते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कितनी तरीके की हो सकती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी दो तरीके की हो सकती है, या तो वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है या वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। पहले बात करें इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, दोनों के अंदर बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर हम यहाँ देखें, इसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप एनर्जी डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन, सपोज करें हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट के ऊपर चला जाएगा। ये एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, और क्योंकि एक्साइटेड स्टेट जो है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, अनस्टेबल होती है, तो ये वापस लौट करके लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर आते हैं। और हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने में इसका कुछ एनर्जी का लॉस होता है। सो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ गया और कुछ एनर्जी का लॉस हुआ hν, और इस एनर्जी को अगर हम प्रिज्म के थ्रू पास करें और फिर उसको हम कलेक्ट कर लें, तो जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। जबकि वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर हम एनर्जी देते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये ग्राउंड स्टेट पे है, और ये ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। इस एक्साइटेशन के लिए कुछ एनर्जी यूज हो जाती है, और कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, बची हुई एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। और इस ट्रांसमिटेड एनर्जी को अगर हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं और फिर जो स्पेक्ट्रा लेते हैं, तो वो स्पेक्ट्रा हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो वही बात है कि अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रा लें, तो जैसे हम सोडियम फ्लेम का लें, इमिशन स्पेक्ट्रा लें, तो हमें दो लाइंस दिखाई देती है इस इमिशन स्पेक्ट्रा में, D1 और D2 लाइंस, और ये 5896 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स के ऊपर मिलती हैं। ये इमिशन स्पेक्ट्रा है। लेकिन उसी सोडियम लैम्प को हम आर्क के सामने रखते तो हमको अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। हमें ये दो ब्लैंक्स मिलेंगे और बाकी हमें पीक्स मिलेंगी। तो हम
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इमिशन स्पेक्ट्रा जो है ये हमें एटम्स को स्टडी करना हो तब इस्तेमाल किया जाता है। एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम कहते हैं फ्लेम फोटोमेट्री, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे कोर्स में IR और UV सेकेंड ईयर में है और उसके बाद में NMR जो है वो थर्ड ईयर के अंदर है, और तीनों ही जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है।